हम खुद को दूसरों से बड़ा और बेहतर बताने में जो समय और ऊर्जा खर्च करते हैं उसे खुद को तलाशने में लगा दें तो चमत्कार हो जाएगा। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाया गया धन्यवाद प्रस्ताव लोकसभा में हुआ पारित। 103% रही 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की उत्पादकता। पहले सत्र के दौरान 539 सदस्यों ने ली शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का दिया जवाब। कहा, विकसित भारत के लिए पूरी ताकत से करते रहेंगे प्रयास। नेशन फर्स्ट हमारा एकमात्र लक्ष्य। आज का भारत अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। राज्यसभा के 264वें सत्र का आज होगा समापन। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे जवाब। हाथरस हादसे पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताई संवेदना। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में दिया बयान। घायलों के शीघ्र ठीक होने की कामना। हादसे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की बात। शंघाई सहयोग संगठन परिषद के प्रमुख का सम्मेलन कजाकिस्तान की राजधानी अस्तान में। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे भारतीय दल का नेतृत्व। संगठन की पिछले 2 दशक की गतिविधियों की समीक्षा और बहुपक्षीय सहयोग की स्थिति और संभावनाओं पर होगी चर्चा। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सामयिक मुद्दों पर भी होगी बात। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, जनता ने हमारे 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को देखा है, हमारी नीतियों, नियत और निष्ठा पर भरोसा जताया है और लगातार तीसरी बार देश की सेवा करने का अवसर दिया है। ये लोकतांत्रिक विश्व के लिए गौरवपूर्ण घटना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोगों का दर्द वो समझ सकते हैं। लगातार झूठ फैलाने के बावजूद उन्हें भारी हार का सामना करना पड़ा। हम तुष्टीकरण की नहीं बल्कि संतुष्टीकरण की नीति पर काम करते हैं। हमारा एकमात्र लक्ष्य नेशन फर्स्ट है। सिंपैथी हासिल करने के लिए ये नया ड्रामा चलाया गया है, लेकिन देश ये सच्चाई जानते हैं कि ये हजारों करोड़ रुपए उसकी हेराफेरी के मामले में जमानत पर बाहर है। ये ओबीसी वर्ग के लोगों को चोर बताने के मामले में सजा पा चुके हैं। इनको देश की सर्वोच्च अदालत पर गैर जिम्मेदाराना बयान देने के बाद माफी मांगनी पड़ी है। इन पर महान स्वातंत्र सेनानी वीर सावरकर जैसे महान व्यक्तित्व का अपमान करने का मुकदमा है। इन पर देश की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष को हत्यारा कहने का मुकदमा चल रहा है। इन पर अनेक नेताओं, अधिकारियों, संस्थानों पर झूठ बोलने के गंभीर आरोप हैं और वो केस चल रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, बालक बुद्धि में
ना बोलने का ठिकाना होता है और न ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है। कांग्रेस ने झूठ को राजनीति का हथियार बनाया। कांग्रेस के मुंह झूठ लग गया है। जैसे वो आदमखोर एनिमल होता है ना, जिसको लहू मुंह पे लग जाता है, वैसे आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के मुंह झूठ का खून लग गया है। देश ने कल 1 जुलाई को खटाखट दिवस भी मनाया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये हिंदुओं पर झूठे आरोप लगाने की साजिश है, षड्यंत्र हो रहा है। ये कहा गया कि हिंदू हिंसक होते हैं। ये है आपके संस्कार, ये है आपकी सोच, ये है आपका चरित्र। इस देश के हिंदुओं के साथ ये कारनामे, ये देश शताब्दियों तक इसे भूलने वाला नहीं है। हिंदू हिंसक होते हैं, ये है आपके संस्कार, ये है आपका चरित्र, ये है आपकी सोच, ये है आपकी नफरत इस देश के हिंदुओं के साथ। ये कारनामे आदरणीय सभापति जी, ये देश शताब्दियों तक इसे भूलने वाला नहीं है। कुछ दिन पहले हिंदुओं में जो शक्ति की कल्पना है, उसके विनाश की घोषणा की गई थी। आप किस शक्ति की विनाश की बात करते हैं? ये देश सदियों से शक्ति का उपासक है। ये मेरा बंगाल मां दुर्गा की पूजा करता है, शक्ति की उपासना करता है। ये बंगाल मां काली की उपासना करता है, समर्पित भाव से करता है। आप उस शक्ति के विनाश की बातें करते हो। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंदू आतंकवाद ये शब्द गढ़ने की कोशिश की थी। इनके साथी हिंदू धर्म को, उसकी तुलना डेंगू, मलेरिया ऐसे शब्दों से करें और ये लोग तालियां बजाएं, ये देश कभी माफ नहीं करेगा। आदरणीय सभापति जी, एक सोची समझी रणनीति के तहत इनका पूरा इकोसिस्टम, हिंदू परंपरा, हिंदू समाज, इस देश की संस्कृति, देश की विरासत, इसको नीचा दिखाना, उसे गाली देना, उसे अपमानित करना, हिंदुओं का मजाक उड़ाना, इसे फैशन बना दिया है और उसको संरक्षण देने का काम अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसे तत्व कर रहे हैं। ईश्वर का हर रूप, आदरणीय सभापति जी, ईश्वर का हर रूप दर्शन के लिए होता है। ईश्वर का कोई भी रूप
निजी स्वार्थ के लिए, प्रदर्शन के लिए नहीं होता है। जिसके दर्शन होते हैं उसके प्रदर्शन नहीं होते हैं। आदरणीय सभापति जी, हमारे देवी देवताओं का अपमान 140 करोड़ देशवासियों के दिलों को गहरी चोट पहुंचा रहा है। पेपर लीक मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है और युद्ध स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं। भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय ने अपने उद्घोषण में पेपर लीक पर भी चिंता जताई है। मैं भी देश के हर विद्यार्थी को, देश के हर नौजवानों को कहूंगा कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है और युद्ध स्तर पर हम अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई छोड़ा नहीं जाएगा। नीट के मामले में पूरे देश में लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है। केंद्र सरकार पहले ही एक कड़ा कानून बना चुकी है। परीक्षा कराने वाले पूरे सिस्टम को पुख्ता करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने हाथरस दुर्घटना को लेकर सदन में गहरा शोक जताया और पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा जताया। इस समय चर्चा के बीच अभी मुझे एक दुखद खबर भी दी गई है। यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी को ये भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तरह से मदद की जाएगी। राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा पर मंगलवार को प्रधानमंत्री के जवाब के साथ ही 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 2 जुलाई को समाप्त हो गया। 24 जून 2024 से आरंभ इस सत्र की उत्पादकता 103% दर्ज की गई। अब हम 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की समाप्ति की ओर आ गए हैं। इस सत्र का आरंभ दिनांक 24 जून 2024 को हुआ था। इस सत्र में सदन की 60 बैठकें हुई जो लगभग 34 घंटे तक चली। कल और आज 18 घंटे से अधिक चर्चा के बाद सदन ने माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को पारित किया। इस चर्चा में कुल 68 मान्य सदस्यों ने भागीदारी की। 50 से अधिक मान्य सदस्यों ने अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे।
माननीय सदस्यों के वक्तव्यों के अंत में माननीय प्रधानमंत्री जी ने चर्चा का उत्तर दिया। इस दौरान नियम 377 के अधीन 41 मामले सदन के पटल पर रह गए तथा कुल 338 पत्रों का सदन सभा पटल पर रखा गया। सत्र के दौरान निर्देश 73 के अधीन सभा में माननीय मंत्रियों द्वारा 3 वक्तव्य भी दिए गए। लोकसभा के इस सत्र की कार्य उत्पादकता लगभग 103%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को नीदरलैंड के नवनियुक्त प्रधानमंत्री डिक शूफ को पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट में कहा, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर डिक शूफ को बधाई। नवीकरणीय ऊर्जा, जल प्रबंधन, कृषि, गतिशीलता, नई और उभरती प्रौद्योगिकी सहित कई क्षेत्रों में भारत नीदरलैंड साझेदारी को आगे बढ़ाने हेतु मिलकर काम करने के लिए अत्यंत उत्सुक हूं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक सत्संग के दौरान मंगलवार को भगदड़ मचने से 116 लोगों की मौत हो गई। इनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। 150 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर गहरा दुख जताया है। राष्ट्रपति ने एक्स पर पोस्ट में कहा, उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में हुई दुर्घटना में महिलाओं और बच्चों सहित अनेक श्रद्धालुओं की मृत्यु का समाचार हृदय विदारक है। मैं अपने परिवारजनों को खोने वाले लोगों के प्रति गहन शोक संवेदना व्यक्त करती हूं तथा घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी करती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट में कहा, उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए दुखद हादसे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की। यूपी सरकार सभी पीड़ितों की हर संभव सहायता में जुटी है। मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने इसमें अपने प्रियजनों को खोया है। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि हाथरस उत्तर प्रदेश में दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में हुई जनों की हानि के बारे में जानकर बहुत व्यथित हूं। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन का 24वें शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। एससीओ में भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में 4 जुलाई को एससीओ परिषद के प्रमुख की 24वीं बैठक आयोजित होगी। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर इसका प्रतिनिधित्व करेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में विश्व नेता संगठन की पिछले 2 दशकों की गतिविधियों की समीक्षा और बहुपक्षीय सहयोग की स्थिति और संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। बैठक में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सामयिक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप भारत की प्राथमिकता सिक्योर एससीओ की है। सिक्योर का अर्थ है सुरक्षा, आर्थिक सहयोग, संपर्क, एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान और पर्यावरण संरक्षण। भारत ने पिछले साल 4 जुलाई को वर्चुअल माध्यम से पहली बार एससीओ की अध्यक्षता की थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर 4 जुलाई को शंघाई सहयोग संगठन के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए यहां पर पहले ही पहुंच चुके हैं। यहां पहुंचकर उन्होंने मंगलवार को कजाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री नूरतलेव से मुलाकात की और रणनीतिक साझेदारी के विस्तार तथा विभिन्न प्रारूपों में मध्य एशिया के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी पर चर्चा की। केंद्र की उच्च स्तरीय समिति ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार और मजबूत तंत्र विकसित करने के लिए विद्यार्थियों और अभिभावकों से सुझाव और प्रतिक्रियाएं मांगी है।
परीक्षा निकाय एनटीए पर पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं का आरोप है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने विद्यार्थियों और अभिभावकों से परीक्षा प्रक्रिया में सुधार, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की संरचना और कार्यप्रणाली पर सुझाव और विचार मांगे हैं। सुझाव 7 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। इस पर छात्र, अभिभावक आदि परीक्षा निकाय एनटीए में सुधार के लिए अपने सुझाव साझा कर सकते हैं। एनटीए देश भर में नीट, जेईई, सीयूईटी और यूजीसी नेट जैसी प्रमुख परीक्षाएं आयोजित करवाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दायरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। हर सेक्टर में इसकी दखल अंदाजी है। इसी को देखते हुए भारत भी लगातार एआई के क्षेत्र को मजबूती देने के लिए काम कर रहा है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 3 और 4 जुलाई को नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव आज नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन करेंगे। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य सहयोग और ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देते हुए एआई प्रौद्योगिकियों के नैतिक और समावेशी विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर जोर देना है। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई के प्रयोग, निगरानी और प्रतिभा को प्रोत्साहन देने तथा एआई नवाचारों के विस्तार के लिए डिजाइन किए गए व्याख्यान की एक विविध श्रृंखला शामिल होगी। ये सम्मेलन भारत के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है क्योंकि ये वैश्विक स्तर पर जिम्मेदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई विकास को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। इस शिखर सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि, एआई विशेषज्ञ और नीति निर्माता हिस्सा लेंगे। भारतीय सेना और मंगोलियाई सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का 16वां संस्करण आज से 16 जुलाई 2024 तक मेघालय के उमरोई में आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और भी अधिक मजबूत होंगे। डिजिटल इंडिया के 9 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने इसके सफलतापूर्वक पूरे होने की सराहना की। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया एक सशक्त भारत का प्रतीक है जिससे लोगों का जीवन यापन और ज़्यादा आसान होता जा रहा है और पारदर्शिता भी बढ़ रही है। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं डिजिटल इंडिया के इस खास वीडियो के साथ। आप देखिए खास वीडियो। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार। डिजिटल इंडिया यानी सरकारी तंत्र तक हर किसी की पहुंच। डिजिटल इंडिया यानी पारदर्शी, भेदभाव रहित व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर चोट। डिजिटल इंडिया यानी समय, श्रम और धन की बचत। डिजिटल इंडिया यानी तेजी से लाभ, पूरा लाभ। डिजिटल इंडिया यानी मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। डिजिटल इंडिया आज आम नागरिक को सुविधा और उनके एम्पावरमेंट का एक बहुत बड़ा माध्यम बन गया है। ड्राइविंग लाइसेंस हो या बर्थ सर्टिफिकेट, बिजली का बिल भरना हो, पानी का बिल भरना हो, इनकम टैक्स रिटर्न भरना हो, कोविड के खिलाफ भारत की लड़ाई हो या फिर वन नेशन वन राशन कार्ड का संकल्प। पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा सीधे किसानों के खाते में पहुंच रहा है। साथ ही साकार हो रही है वन नेशन वन एमएसपी की भावना।
ये डिजिटल इंडिया की ही उड़ान है कि आज फास्टैग ने पूरे देश में ट्रांसपोर्ट को आसान बना दिया है। इसी तरह जीएसटी से ई-वे बिल्स की व्यवस्था से कारोबार में सुविधा और पारदर्शिता दोनों सुनिश्चित हुई हैं। डिजिटल इंडिया ने आम जन को सिस्टम से कनेक्ट किया है, बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है और दी है उनके हौसलों को एक नई उड़ान। लेकिन डिजिटल इंडिया सिर्फ एक नाम नहीं है, ये देश के विकास का बहुत बड़ा विजन है।